अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हम ब्रिटेन का रोल जो स्विस क्राइसिस के अंदर है वो देखेंगे और स्विस क्राइसिस का बेसिकली आउटकम क्या था ब्रिटेन के लिए वो देखेंगे। बट इनिशियली व्हाट वाज द स्विस क्राइसिस, ये लेक्चर में जानना बड़ा ज़रूरी है। इसके बाद ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि ब्रिटेन इन्वॉल्व क्यों हुआ उस क्राइसिस के अंदर, व्हाट वाज द स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस फॉर ब्रिटेन ऑफ द स्विस कैनाल, ये हम देखेंगे। और अमेरिका का क्या रोल रहा इस क्राइसिस के अंदर, इजिप्ट का क्या रोल था, और आउटकम जब इस क्राइसिस का आया तो डिड इट इंक्रीज द प्रेस्टीज ऑफ इजिप्ट, ब्रिटेन और इसराइल। तो ये तमाम तर इवेंट्स जो हैं हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। जो पास्ट पेपर के अंदर क्वेश्चन आया दैट इज़ अबाउट व्हाट डू यू नो अबाउट मिडिल ईस्ट एंड द स्विस कैनाल क्राइसिस। अब मिडिल ईस्ट के अंदर आपने लाजमी तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये लिखना है कि किस तरह ऑटोमन डीकॉलोनाइज हुई, जो टेरिटरीज थी वहाँ पे बांटी गई। पैलेस्टाइन केम अंडर ब्रिटेन, ब्रिटेन ने फिर उसको जाके डिवाइड किया, जूइश इमिग्रेशन को अलाउ किया, और वो बाद में 1948 के बाद किस तरह मतलब जो जो इवेंट्स हुए इस ब्रिटेन जहाँ जहाँ पर इन्वॉल्व था इसराइल की स्टेट इस्टेब्लिश करने में, वो यहाँ पे आपने लाजमी लिखने हैं। स्विस कनाल हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। और वाई डिड इंग्लैंड विड्रॉ फ्रॉम पैलेस्टाइन एंड स्विस कनाल, ये पैलेस्टीनियन विड्रॉल क्यों हुआ था, अमेरिका ने मॉरिसन प्लान रिजेक्ट किया था, वो सारी चीज़ें आपने लिखनी है। पैलेस्टाइन का हम पढ़ चुके हैं, स्विस कनाल के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे। अब वील डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल द कॉजेज ऑफ द स्विस कनाल क्राइसिस, दैट इट वाज पार्टली अ रिजल्ट ऑफ द अरब इसराइल कॉन्फ्लिक्ट। अब हम पहले भी ये चीज़ देख चुके हैं कि ऑल द अरब स्टेट्स वर अगेंस्ट इसराइल एंड दे वर लेड बाय जमाल अब्दुल नासिर, who was a supporter of Arab nationalism. अब तमाम अरब स्टेट्स जो थी वो एक तरह से खिलाफ थी, क्योंकि पहले इसराइल जो है वो अपनी ऑक्यूपेशन पैलेस्टीन में एक तरह से कायम कर रहा था, और अरब एथनिसिटी की वजह से वो पैलेस्टीनियंस को सपोर्ट कर रही थी, जिसकी वजह से फर्स्ट अरब इसराइल वॉर भी हुई और सेकंड अरब इसराइल वॉर भी हुई। और बाद में जाके फिर तमाम वॉर्स अरब हारते गए, तो इसराइल ने फिर जाके 1978 में इजिप्ट से मामलात हल किए। आई गेस इट वाज कैंप डेविड अकॉर्ड। फिर बाद में ऑस्लो एग्रीमेंट्स 1990s में हुए, दैट वाज बिटवीन पैलेस्टाइन एंड इसराइल with the help of America, but they did not come to fruition for some reason. Partly it was a struggle between Arab nationalism, British and French, who wanted to prolong their stay in the Middle East. तो ये एक conflict was not just in the Suez Canal, it was also an ideological conflict. It was also a conflict over capturing strategic points. It was also a conflict that is rooted in ethnicity. It is also a conflict that is against the occupation of Israel. Ab anti-imperialism and Arab nationalism, which is what I have already told you, that Colonel Jamal Abdul Nasser, who was the president of Egypt at that point, was in favor of Arab unity, including the liberation of Palestine from Jews. Because of the Arab ethnicity, Jamal Abdul Nasser wanted a separate Palestinian state for the people of Palestine. He organized guerrilla bands and blockaded the Gulf of Aqaba leading to the Israeli port of Eilat. मतलब उसने इसराइल को जो एक तरह से मेजर सी पोर्ट को उनको जो चोक पॉइंट लगता था विच वॉज द गल्फ ऑफ अकाबा, उसने उसको जो है ब्लॉक करने की भी कोशिश की इन ऑर्डर टू इकोनॉमिकली क्रम्बल इसराइल डिमांड्स टू इवैक्यूएट सुएज. Nasser insisted that Britain evacuate her military base at Suez. Why? And also sent aid to the Algerian Arabs against the French. अब Algeria War of Independence भी हुई थी 1960s के अंदर, 1950s towards the end of 1950s and 1960s अल्जेरिया को फ्रेंच ने कॉलोनाइज किया हुआ था. अब जमाल अब्दुल नासिर ने वहाँ पे भी जो है अल्जेरियन वॉल ऑफ लिबरेशन में भी अल्जेरियंस की मदद भी की थी, बिकॉज ही वॉज एंटी इंपीरियलिस्ट, एंटी कॉलोनाइजेशन एंड सपोर्टर ऑफ अरब यूनिटी. और ही ऑल्सो अपोज द ब्रिटिश स्पॉन्सर्ड बगदाद पैक्ट. ये वही बगदाद पैक्ट हैं जो सीटो की फॉर्म में हुए थे 1955 में. पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया था, इसीलिए जो मुस्लिम स्टेट्स थी पाकिस्तान की और उन मुस्लिम स्टेट्स की जो उस वक्त मेजर थी, इजिप्ट स्पेशली जिसमें थी उस वक्त, सऊदी अरेबिया एक मेजर की प्लेयर नहीं था, इजिप्ट की प्लेयर था मेजर.
तो वो उनकी एक तरह से नाराज़गी का भी पाकिस्तान को सामना करना पड़ा था। अब ब्रिटेन की हिस्टोरिकली एक मिलिट्री बेस थी स्विस पे। जमाल अब्दुल नासिर ने कहा कि जी आप अपनी मिलिट्री बेस को जो है वो वहाँ पे ख़त्म करें। अब स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस देखें स्विस कैनाल की। ये आपका जी स्विस कैनाल है, ये देखें, ये आपका सिनाई पेनिनसुला है, ये आपकी मेडिटेरेनियन सी है। अब ये स्विस कैनाल है, ये डायरेक्टली कनेक्ट करता है मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से। इसका मतलब क्या है, जो ऑयल सप्लाईज हैं जो कि गल्फ से आपकी यूरोप में जानी है, दैट कैन ओनली पास थ्रू दिस पॉइंट, और इन द इवेंट ऑफ अ वॉर इजिप्ट कैन इजीली ब्लॉक दोज सप्लाईज। अब कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स भी इसमें थोड़ी बहुत शामिल है। दैट इन 1955 नासिर साइंड एन रशियन आर्म्स डील विच एंटेगनाइज्ड अमेरिकन्स, ऑब्वियसली क्योंकि अमेरिकन्स को लग रहा था कि कहीं एक कम्युनिस्ट फोल्ड में ना चला जाए। और तो अमेरिकन्स ने एक डैम था जो कि बिल्ड होना था इजिप्ट के अंदर, विच वाज अस्वान डैम, उसको बिल्ड करने के लिए एड ऑफर की, बट दे विड्रू दैट एड। वाई? बिकॉज नासिर रिकग्नाइज चाइना मीनवाइल। अब नासिर ने कैसे इस पे जो है रिएक्ट किया, दैट ही नेशनलाइज्ड द सुएज कैनाल। प्रीवियसली सुएज कैनाल was managed by a private company। उस प्राइवेट कंपनी में इंग्लैंड फ्रांस के शेयर्स भी थे, और ऑल्सो दे वर द मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स। तो दे नेशनलाइज्ड नासिर in a tit for tat move, you can say, when America withdrew the aid for the Aswan Dam, Nasir nationalized the Suez Canal, and it was his policy that he would use the revenue of the Suez Canal to build the Aswan Dam। बट एट द सेम टाइम नासिर ने यह भी प्रॉमिस किया था कि ब्रिटिश और फ्रेंच शेयर होल्डर्स को कि दैट दे वुड बी कॉम्पनसेटेड, बिकॉज उनके मेजर शेयर्स थे कंपनी में दैट वाज कंट्रोलिंग द सुएज कैनाल। एंथनी ईडन, दिस इज द ब्रिटिश, क्योंकि हम ब्रिटेन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं इसलिए थोड़ा सा ब्रिटिश का एंगल पढ़ना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में एंथनी ईडन वॉज द प्राइम मिनिस्टर हु वॉज अ कंजर्वेटिव पार्टी मेंबर, and he decided to get rid of Nasir because 2/3 of oil supplies of Britain came via Suez, जो कि अगर नासिर चाहे कि किसी भी वक्त वो ऑयल सप्लाईज जो हैं वो ख़त्म की जा सकती हैं। सो एंथनी ईडन वांटेड टू इंटरवीन। अब इस पोजीशन में ब्रिटेन ने रिएक्ट किया कि ब्रिटेन, फ्रांस एंड इसराइल, दीज 3 states hatched out a plan, and what was the plan? We'll discuss it in the next slide. Eden was worried about the criticism from press and Labour Party. अब ये लेबर पार्टी और प्रेस का क्रिटिसिज्म क्यों आना था? बिकॉज प्रीवियसली कंजर्वेटिव्स हैड क्रिटिसाइज्ड द लेबर पार्टी व्हेन दे फेल्ड टू रिएक्ट व्हेन ईरान नेशनलाइज्ड एन एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी। दैट हमने ये पहले पढ़ चुके हैं, दैट ईरान ऑल्सो नेशनलाइज्ड एन एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी, and the Labour Party at that point failed to react, which was criticized by the press and the Conservative Party। तो एंथनी ईडन was afraid कि अगर वो रिएक्ट नहीं करता तो then what would be the reaction from the press as well as from the Labour Party, और उसकी जो पॉपुलैरिटी थी वो कम होगी। But an important, and this is also a point for your critical analysis, that they seem to, the British public sphere or Anthony Eden seemed to ignore the fact that Nasser was offering them compensation for the reason that they were majority shareholders previously, the British and the French. So he was offering them compensation when Nasser nationalized the dam, but still somehow they ignored those facts. What was the Anglo-French-Israeli plan? Let's take a look at it. That it was jointly decided. अब पहले ये decide हुआ that Israel इजिप्ट को इन्वेड करेगा across the Sinai Peninsula. उसके बाद जैसे वो इन्वेड करेगा, then Britain and France would issue an ultimatum for both sides to withdraw. मतलब इसराइल पहले इन्वेड करेगा, इसराइल would capture Sinai Peninsula, and then Israel would ask for both sides to withdraw. British and France would ask. एंड जब इजिप्शियंस एग्री नहीं करेंगे उस प्रोपोजिशन को, विच इज नेचुरल, क्योंकि अगर एक पार्टी टेरिटरी कैप्चर कर चुकी है देन व्हाई वुड द अदर पार्टी एग्री टू अ सीज फायर, क्योंकि उनकी तो टेरिटरी तो उनकी कैप्चर हुई है, इजिप्शियंस की कैप्चर हुई है, देन व्हाई वुड दे एग्री टू अ सीज फायर अंटिल दे गेट देयर टेरिटरी बैक।
then British and French would occupy the canal zone on the pretext that they were protecting it. तो वो इस चीज को बहाना बना के on this false pretext they would occupy the Suez Canal zone. और Eden was assured by his cabinet members, an important member was Macmillan, that USA would not oppose the use of force, Britain's use of force. ये प्लान हुआ, इसको that this plan was put into action, and the major success was that Israel was able to capture the Sinai Peninsula within a week. However, these attacks were condemned by the rest of the world, including the USA, because USA did not want to upset their Arab allies. क्योंकि अगर Arab allies को USA upset करतेगा, they would fall into the trap of communism. So they refused, the USA refused to support Britain. Britain and France, because the world opinion was against them, agreed to a ceasefire on November 6 and began to withdraw. और जब उन्होंने withdraw किया, the positions were taken by the UN troops. What was the outcome of the war? Now we will be discussing the outcomes. That war was a personal disaster for Eden. इस war के बाद Eden had to resign. Anthony Eden had to resign. और उसके resignation के बाद Macmillan जो था वो prime ministership पे आया. But Macmillan was also equally responsible for the disaster because he assured the Prime Minister Anthony Eden at that point that America would not condemn Britain's use of force. But later Americans condemned it. अब यहाँ से वो कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स का भी सवाल आता है कि अब जहाँ पे देख लें that Britain took an independent decision of their foreign policy, but later the USA did not support it. नासिर की प्रेस्टीज जो है वो एक तरह से इंक्रीज हुई. द लीडर ऑफ अरब नेशनलिज्म, लीडर ऑफ अरब यूनिटी और द लीडर ऑफ द अरब वर्ल्ड. अगर इजिप्ट मिडिल ईस्ट में जाके किसी ने बात करनी है तो वो नासिर से करनी चाहिए बिकॉज नासिर कैरिड दैट ऑरा एट दैट पॉइंट. The Egyptians blockaded the canal and Arabs reduced oil supply to Western Europe, where petrol rationing was introduced at that point. So the Arabs reacted कि उन्होंने पेट्रोल सप्लाई वेस्टर्न स्टेट्स को बंद कर दी. अब यूएसए ने भी यहाँ पे एक तरह से रिटेलिएट किया दैट यूएसए विड्रू इट्स सपोर्ट फॉर द पाउंड, जिसकी वजह से पाउंड बहुत ज़्यादा डिवैल्यू हुआ, विच कॉज्ड दो चीज़ें हुई दैट इट डिक्रीज ब्रिटेन्स गोल्ड रिजर्व्स और ब्रिटेन में एक नया स्पेल इन्फ्लेशन का आया. द ब्रिटिश लॉस्ट अ की एलाई इन मिडिल ईस्ट, स्पेशली इराक, जो वहाँ पे प्रो ब्रिटिश किंग फैसल, ही केम अंडर इंक्रीजिंग प्रेशर फ्रॉम ऑल अरब स्टेट्स. अब वो प्रेशर क्या था कि इफ all Arab states are clamoring or supporting Arab unity led by Jamal Abdul Nasser, then why King Faisal of Iraq is supporting Britain? इसी तरह आपकी जो पॉपुलेशन है मुस्लिम, दैट ऑल्सो बिकॉज regimes जो होती हैं उन्होंने अपनी अवाम को भी देखना होता है. इफ अवाम इज सपोर्टिंग अरब यूनिटी देन किंग फैसल ऑल्सो हैड टू गो टू द लाइन दैट इज बीइंग गिवन बाय द पॉपुलिस. Or lastly, which is a major factor, that Britain was seen as incapable of conducting an independent foreign policy. क्योंकि एक पॉलिसी ब्रिटेन ने इंडिपेंडेंटली परस्यू की इसराइल और फ्रांस के साथ मिलके, इट टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी बिग डिजास्टर फॉर ब्रिटेन. It was suggested that Britain's humiliating defeat helped to speed up the decolonization process in Africa. Because Egypt जो है वो मेजरली आपका अफ्रीका में ही थोड़ा सा आता है. तो इस पॉइंट के बाद अफ्रीका में सेंट्रल, ईस्टर्न और हम वेस्टर्न अफ्रीका की जो हम कीनिया, नॉर्दर्न रोडेशिया, न्यूजीलैंड और गोल्ड कोस्ट गाना में हम देख चुके हैं उसकी डीकॉलोनाइजेशन हुई. दैट वाज मोस्टली, सम वाज कंट्रीज आफ्टर दिस एरा, आफ्टर दिस क्राइसिस, एंड सम वर डीकॉलोनाइज्ड बिफोर दिस क्राइसिस. सो इट इज आल्सो अ करोलरी ऑफ दैट इवेंट. तो आप वो चीज़ें भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. So this was this lecture about the Suez crisis. It is very important considering the past 4 to 5 year trend of the examiner. So do prepare it, and until the next lecture, Allah Hafiz.